डिकोडिंग द लायन किंग। मुझे उम्मीद है कि आप सबने ये मूवी देखी ही होगी। अधिकांश ने तो देखी ही होती है, और अगर आपने नहीं देखी है तो यू बीन अपेरेंटली बीन लिविंग अंडर रॉक। तो देख लीजिए, बहुत अच्छी मूवी है। शायद दुनिया की हाईएस्ट क्रॉसिंग एनिमेटेड मूवीज में से एक है। तो अब अगर आप इस मूवी को बाहर से देखेंगे, सतही तौर पर देखेंगे, तो ये एक शेर की कहानी है, द लायन किंग। और ये शेर है मुफासा, जो जंगल का राजा है। उसका एक बेटा है सिम्बा, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है। उसकी ज़िंदगी में कुछ घटनाएं होती हैं, उसे ग्लानि होती है, फिर वो कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, उठाता है, इस बारे में। अब आप अगर ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो आप कहेंगे ये क्या है, ये कौन से शेर को ग्लानि होने लगी, ये क्या दिखा रहे हैं मूवी में। और जो कि बात सही भी है। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है, जो कि असलियत में घट भी नहीं सकती। ये हमारी असली दुनिया से जितना अलग हो सकती है उतना अलग है, पर फिर भी ये कहानी सबको पसंद आती है। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, जवानों को, बूढ़ों को, हर किसी को। और यही कमाल है, यही ग्रिप है एक आर्केटिपल स्टोरी का। सभी काल्पनिक एलिमेंट्स होने के बावजूद भी इस कहानी में कुछ ऐसा है जो हमारी मन की गहराइयों से कुछ कहता है। इट काइंड ऑफ स्ट्राइक्स अ कॉर्ड विद समथिंग वेरी डीप इन आवर साइकी। और इन्हीं चीजों को कहा जाता है आर्केटाइप। और यही कमाल है शेक्सपियर का भी। इसलिए शेक्सपियर की कहानियां अलग अलग तरह से हर जमाने में बनाई जा रही हैं, जिनमें मुख्य प्लॉट, केंद्रीय प्लॉट वही होता है। पर हाँ, लायन किंग एक बड़ा ही लूज एडेप्टेशन है हैमलेट का, जिसमें आपको कुछ आर्केटिपल थीम्स देखने को मिल जाते हैं। पर शेक्सपियर की कहानियों का बार बार इस्तेमाल लगातार होता ही रहता है। जिन लोगों ने ध्यान न दिया हो तो शेक्सपियर की हैमलेट, विशाल भारद्वाज की हैदर, राजमौली की बाहुबली, लायन किंग, ये सब रफली स्पीकिंग हैमलेट के अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। तो अच्छी फिक्शन का कमाल भी यही होता है। बल्कि अ गुड फिक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ लाई दैट एक्चुअली पॉइंट्स टू द ट्रूथ। तो आज इन्हीं कुछ मुख्य थीम्स को समझने की कोशिश करेंगे फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। पर इस मूवी में जाने से पहले कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो समझना ज़रूरी है, जैसे कि आर्केटाइप क्या होता है। तो महान स्विस साइकोलॉजिस्ट स्लैश फिलोसफर, साइको एनालिस्ट कार्ल युंग कहते हैं कि हमारी साइकी के अलग अलग हिस्से होते हैं। एक होता है जो कॉन्शियस हिस्सा होता है। ये वो हिस्सा है जो हम जानते हैं, जो हमारी जानकारी में होता है, जैसे कि जो हमारे विचार चल रहे हैं। पर यह हिस्सा हद से हद सिर्फ 10 से 15% ही होता है। इसके अलावा होता है हमारा अनकॉन्शियस हिस्सा, अवचेत हिस्सा। अब इस अवचेत अनकॉन्शियस हिस्से के भी दो भाग होते हैं, पर्सनल अनकॉन्शियस और कलेक्टिव अनकॉन्शियस। पर्सनल अनकॉन्शियस वो हिस्से होते हैं जिन्हें या तो हम अपने अनजाने में ये जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं, या जिनका दमन कर देते हैं, रिप्रेस कर देते हैं। कलेक्टिव अनकॉन्शियस में होते हैं आर्केटाइप्स। ये वो हिस्से होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, हर इंसान की साइकी में होते हैं, सबको अपील करते हैं और अलग अलग तरह से हमारी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने की कोशिश करते रहते हैं। वैसे तो बहुत अलग अलग तरीके के आर्केटाइप होते हैं, जैसे लवर आर्केटाइप, रूलर आर्केटाइप, स्कॉलर आर्केटाइप। लायन किंग मुख्यतः एक हीरो आर्केटाइप की कहानी है। तो अब अगर हम मूवी के ओपनिंग सीन पर चलें, तो मूवी की शुरुआत होती है सूरज के उगने से। और ये हमारे हीरो के सिम्बा का जन्म की घटना है। अब सूरज एक बहुत प्रख्यात मिथोलॉजिकल थीम है, जिसे हीरो के साथ अक्सर एसोसिएट किया जाता है। सूरज का उगना प्रतीक है डॉन ऑफ कॉन्शियसनेस का। और क्योंकि हमारी चेतना उसकी संरचना में ही दिन में एक्टिव रहना है, तो इसलिए भी सूरज का उपयोग किया जाता है। और यही थीम आप सुपरमैन के साथ भी देख सकते हैं। सुपरमैन की कहानी एक एलियन की कहानी है जो धरती पर आ गिरता है, और फिर धरती पर उसके साथ क्या क्या घटता है, ये उसकी कहानी है। अब ये असलियत में बहुत ही ज़्यादा अलग है हमारी असलियत से,
पर फिर भी उसकी कहानी हमें अच्छी लगती है क्योंकि वो भी एक टिपिकल हीरो आर्केटाइप की कहानी है, तो इसीलिए उसे भी सूरज से शक्ति मिलती है। जैक स्नाइडर ने इस थीम को बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाया है अपनी मूवीज में। हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रंथों में भी चेतना की ऊंचाई को हमेशा प्रकाश से संबोधित किया जाता है। खैर, तो अब इस सीन में हम मिलते हैं सबसे पहले मुफासा से, और आप ध्यान से देखें तो इस सीन में खासकर एनिमेटर्स ने बहुत कमाल का काम किया है। आप मुफासा का चेहरा ध्यान से देखेंगे तो एक तजुर्बेकार व्यक्ति का चेहरा दिखेगा, जिसने दुनिया देखी है, जो दुनिया को समझता है, जिसका चेहरा अनुभवों से बदला है, जो ध्यान दे सकता है, जो क्रूर नहीं है पर ताकतवर है। तो इसीलिए ये सारे के सारे जानवर जो इकट्ठा होते हैं, ये डरते नहीं हैं पर सम्मान करते हैं उसका। और ये बहुत ही मुख्य चीज़ है। जो कमज़ोर होता है, डरा हुआ होता है, वो ही अगले को डरा कर रखने की कोशिश करता है। जो काबिल है, युंगियन पर्सपेक्टिव से कहें तो जिसने अपने अनकॉन्शियस को अपनी पर्सनैलिटी में इंटीग्रेट किया हुआ है, उसका लोग सम्मान करते हैं। तो इसलिए डर और सम्मान का कोई रिश्ता होना नहीं चाहिए। खैर, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बाकी किरदारों से मिलते हैं। सबसे पहले हम मिलते हैं ज़ाज़ू से। ये छोटा सा पक्षी है पर इसकी बहुत मुख्य भूमिका है। ये एक अर्थ में राजा की आंखें हैं। तो वो चीज़ें जिन पर राजा खुद ध्यान नहीं दे पाता, ये आकर उसे बताता है। और ये आज़ाद है आसमान में उड़ने के लिए। ये इसी बात का प्रतीक है कि राजा ध्यान देना चाहता है कि उसके राज्य में अलग अलग जगह पर क्या चल रहा है। ये दिखाता है कि राजा हाई एंड ओपन स्ट्रेट है, जो कि एक अच्छा साइन है, काइंडनेस और नोबिलिटी का साइन है। ये जहाँ खड़े हैं, इसे प्राइड रॉक कहा जाता है। ये एक रॉक तरीके का स्ट्रक्चर है जिसमें पूरा राज्य से थोड़ा ऊपर हटकर है, जो कि इसकी अहमियत भी दिखाता है। और अगर आप पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखना चाहें तो ये जो डोमिनेंस हायरार्की है, ये प्राइड रॉक इसका टॉप मोस्ट स्ट्रेटा है, जहां पर वो बैठता है जिसके पास पावर है उस हायरार्की में। और क्योंकि वो रोशनी में, उजाले में, प्रकाश में बैठा है, ये इस बात का भी प्रतीक है कि स्टेट में ट्रांसपेरेंसी है। वो एक नोबल लीडर है जो लोगों से छुपाता नहीं है, अपनी प्रजा से कुछ छुपाता नहीं है। और इसी वजह से स्टेट हेल्दी है, प्रजा खुश है, सम्मान करती है उसका। और प्राइड रॉक को इस तरह से दिखाए जाने का एक और बात भी समझी जा सकती है कि अलग अलग धर्मों में तीर्थ यात्राओं का इतना महत्व क्यों है। जो केंद्रीय चीज़ है वो ये है कि आम प्रजा के बीच में वो केंद्रीय चीज़ नहीं हो सकती, वो थोड़ा अलग हटकर होती है। और वहाँ तक आप जब जाते हैं तो एक तल पर आपका फिजिकल प्योरिफिकेशन हो चुका होता है। वहाँ तक जाना ही आपको ये याद दिला देता है कि ये जगह जिसका प्रतीक है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए भी इस पिरामिडिकल रॉक स्ट्रक्चर का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं रफ़ीकी से। अभी किरदार बहुत ही ज़रूरी है और मुख्य भी है। ये एक शामन की तरह है। इसे आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गुरु भी कह सकते हैं और यूंगियन पर्सपेक्टिव से आप सेल्फ भी कह सकते हैं, सेल्फ विद अ कैपिटल एस। तो ये वो है जो समय के साथ बदलता नहीं है, ये सत्य का बोध का प्रतिनिधि है। एक तौर पर साकार रूप में अष्टावक्र का साक्षी है, ये एंशिएंट विजडम का रिपोजिटरी। तो ये वो है जो आपको आपकी संभावना से रूबरू करवाता है। और क्योंकि ये और मुफासा मित्र हैं, ये इस बात का संकेत है कि मुफासा एक नोबल आइडियल राजा है। तो रफीकी आता है और सिम्बा को प्रजा से मिलवाता है, और जिस समय प्रजा को से सिम्बा को मिलवाया जा रहा होता है उसी समय सूरज बादलों के पीछे से चमकता है और उसकी किरणें उस पर पड़ती हैं। ये भी एक बहुत पुराना मिथोलॉजिकल थीम है, फिजिकल और कॉस्मिक एलिमेंट्स का ये साथ में आना। इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना थोड़ा मुश्किल है, पर ये वही जानता है जिसके साथ ये घटित होता है। खैर, तो ये सेरेमनी खत्म होती है, राज्याभिषेक खत्म होता है, सभी जानवर सिम्बा को देखते हैं और तुरंत नील कर जाते हैं। फिर हम अगले सीन पर चलते हैं जहां हम मिलते हैं स्कार से। टिपिकल एडवर्सरी का आर्केटाइप। हर हीरो का एक एडवर्सरी होता है, तो स्कार एक तौर पर सिम्बा का ही नहीं, मुफासा का भी शैडो आर्केटाइप है। अब शैडो क्या होता है? यूंगियन पर्सपेक्टिव से शैडो हमारी अपनी अनकॉन्शियस का वो हिस्सा है जहां पर
हमारे अंदर प्रेडोमिनेटली जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको हमने इंटीग्रेट करने के बजाय या तो जानकर या तो अनजाने में अनदेखा कर दिया, उनका सप्रेशन कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। और फ्रॉइड का बहुत सारा काम इसी बात पर केंद्रित है कि कैसे दमित की हुई इच्छाएं और भयावह रूप लेकर बाहर आती हैं कहीं और जगह पर, मैनिफेस्टेशन ऑफ द शैडो। तो फ्रॉइड कहते हैं अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस विल नेवर डाई, दे आर बेरिड अलाइव एंड विल कम फोर्थ इन अग्लियर वेज। अब कई लोग तो ये भी कहते हैं कि नाजी जर्मनी और सोवियत यूनियन में जो कुछ हुआ था वो इंडिविजुअल शैडो का पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन था। तो अब क्योंकि मुफासा राजा समझदार है तो ऐसा नहीं है कि उसने स्कार को अनदेखा किया हुआ है, उसका ध्यान है स्कार पर जैसा कि हम कहानी में आगे देखते हैं कि शायद उतना नहीं जितना होना चाहिए था। अब ये जो स्कार का कैरेक्टर है ये बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। आप इसका एक्सप्रेशंस देखें, बहुत माइन्यूटली काम किया गया है इस पे। आप अगर मुफासा से इसकी तुलना करेंगे तो ये दोनों पोलर ऑपोजिट्स हैं, डुअल ऑपोजिट्स। स्कार अंधेरे में रहता है और मुफासा उजाले में। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्कार मुफासा का द्वैतात्मक विपरीत हुआ। ये विपरीत हमेशा साथ में ही रहता है पर हर समय प्रत्यक्ष रूप से दिखता नहीं। अब स्कार मुफासा के मुकाबले में कमजोर भी है और इसी कारण से दुनिया का जितना भी विजडम लिटरेचर है वो हमें कमजोर होने के खिलाफ खास तौर पर सावधान करता है, क्योंकि अगर आप कमजोर हैं तो कमजोरी से नाकाबिलियत आती है और वहां से आती है कड़वाहट और कटुता, जन्म देती है द्वेष को, हिंसा को, लालच को। वीकनेस लीड्स टू इनएबिलिटी which further leads to bitterness, misery and hatred, which then leads to malevolence and violence। तो इसीलिए हर एक इंसान का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने आप को सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं, मानसिक तौर पर और भी ज्यादा ताकतवर बनाए। अब क्योंकि ताकतवर नहीं है स्कार, तो उसके साथ भी वही होता है जो हमने 20वीं शताब्दी में देखा है, खासकर सोवियत यूनियन में। जो कम्युनिस्ट यूटोपिया है, जो कम्युनिस्ट आइडिया है, वो लोगों को इतना आकर्षक लगता ही इसलिए था क्योंकि वो नाकाबिल लोग जिनके पास अपना अर्जित किया हुआ कुछ नहीं था, उन्हें कम्युनिज्म आकर्षक लगा क्योंकि उन्हें अब संभावना दिखी किसी और के हिस्से में से मुफ्त में उन्हें कुछ मिल जाने की, जिनके पास कुछ था उनसे छीन लेने की। खैर उसके साथ आगे क्या हुआ था ये तो हम पहले भी चर्चा कर ही चुके हैं। तो स्कार के साथ भी यही समस्या है। खैर फिर हम आगे देखते हैं कि सिम्बा को मुफासा प्राइड रॉक के ऊपर लेकर जाता है, ये दिखाने कि उसका राज्य क्या है और कहां तक है। और यहां पर एक और बहुत मुख्य थीम है। मुफासा सिम्बा से कहता है कि जहां तक सूरज की किरणें जाती हैं वहां तक हमारा राज्य है। तो ये तो सूरज की किरणों में आने वाला राज्य है, ये प्रतीक है कॉन्शियसली नोन टेरिटरी का। और ये जो अंधेरी घाटी है जहां पर मुफासा सिम्बा को जाने से मना करता है, ये प्रतीक है अनकॉन्शियस केओटिक अंडरवर्ल्ड का। और ये इस बात का भी सूचक है कि मुफासा के राज्य में भी कुछ ऐसा था जो अननोन था, अभी इंटीग्रेटेड नहीं था। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं नाला से। अब नाला यूंगियन पर्सपेक्टिव से एनिमा फिगर है। एनिमा फिगर वो होता है जो एक ब्रिज की तरह काम करता है हमारे ईगो और सेल्फ, कैपिटल एस, के बीच में। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि वो जो आपको आपकी संभावना की ओर बढ़ने को मजबूर करता है या करती है, जो कि आमतौर पर कॉन्ट्रासेक्सुअल फिगर की तरह प्रेजेंट किया जाता है, उसे औरतों में एनिमस या मर्दों में एनिमा कहा जाता है। तो ये नाला बार बार सिम्बा को याद दिलाती रहती है, सेल्फ कॉन्शियस करती रहती है। जब जब सिम्बा अपने एरोगेंस और इग्नोरेंस में कुछ करने जाता है तो उसे बार बार नीचे गिरा देती है। और ये प्रतीक भी है एक उचित जीवन साथी का भी। एक उचित जीवन साथी वो नहीं हो सकता जो आपकी हाँ में हाँ मिलाता रहे, आप चाहे जैसे हो आपको वैसा ही रहने दे, आपके खिलाफ कुछ ना कहे। उचित जीवन साथी के साथ तो लगातार संघर्ष चलता रहना चाहिए, लगातार एक कंटेंशन रहना चाहिए। वो आपका साथ भी देते हैं पर एक दर्पण की तरह होते हैं, वो आपको आपकी असलियत भी दिखाते रहते हैं।
तो अब ये सिम्बा और नाला अपने बचपने और जिज्ञासा के चक्कर में अंधेरी घाटी में चले जाते हैं। और नाला सिम्बा को मना भी करती है, पर क्योंकि सिम्बा एरोगेंट है, इग्नोरेंट है, इमेच्योर है, तो वो और अंदर जाता ही रहता है। और ऑब्वियसली सिर्फ नाला ही नहीं, राजा की आंखें ज़ाज़ू की भी बात नहीं सुनता। फिर यहाँ हम मिलते हैं हाइनास से। अब हाइनास किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है? अब फ्रॉइड और यूंग दोनों ही अनकॉन्शियस एलिमेंट्स को स्पिरिट की तरह दर्शाते हैं, जिनका अपना एक ऑटोमेटेड फंक्शनिंग होता है, जो कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। जैसे कि जो लोग छात्र हैं, जो लोग पढ़ाई करते हैं, उनके साथ अक्सर ये होता होगा कि जब भी वो पढ़ने बैठते हैं, दुनिया भर के ख्याल अपने आप उनके मन में आते रहते हैं और उनका ध्यान भटकाते रहते हैं। वो कुछ भी करें पर उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगने देते। तो फ्रॉइड और यूंग दोनों ही दुनिया भर के विचार कहते हैं इन्हीं अनकॉन्शियस एलिमेंट्स की वजह से आते हैं, क्योंकि अभी उन पर ध्यान देकर, उन पर अटेंशन डालकर उन्हें अपनी पर्सनैलिटी में इंटीग्रेट नहीं किया गया है। तो ये हाइनास भी उन्हीं अनइंटीग्रेटेड अनकॉन्शियस स्पिरिट्स की तरह हैं, और इसलिए इनके बीच में जो राजा की आंखें हैं ज़ाज़ू, वो कोने में छिप जाता है, क्योंकि ये वो हिस्सा है जहाँ पर राजा ने ध्यान नहीं दिया। और एप्टली सो, हाइनास की अंधेरी घाटी को नर्क की तरह दिखाया गया है, हेल की तरह दिखाया गया है। तो यहाँ से हमें हेल की भी अच्छी खासी परिभाषा मिल जाती है। तो फिर हेल क्या है? जब आप अपने अनकॉन्शियस एलिमेंट्स पर ध्यान नहीं देते, उन पर अटेंशन नहीं देते, तो वो पावर में आती हैं, आपको कंट्रोल करती हैं और अपने आप को कॉन्शियसनेस में मैनिफेस्ट करती हैं। तो कई बार ऐसा होता है, हम जिंदगी में ऐसा कुछ कर देते हैं जो हमें खुद ही यकीन नहीं होता कि हमने कर कैसे दिया। वो इन्हीं अनकॉन्शियस एलिमेंट्स का नतीजा है। और जिस किसी की भी जिंदगी उसके अनकॉन्शियस से ड्राइव हो रही है, उसकी समझ से नहीं, बोध से नहीं, विजडम से नहीं, उसकी जिंदगी तयशुदा नर्क है। अब इन हाइनास के बारे में एक खास बात और है। आप अगर इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये एक पैक हंटर्स होते हैं, अकेले शिकार नहीं करते, पर निश्चित तौर पर ताकतवर होते हैं। तो एक पैक जब एक साथ वार करता है तो एक शेर को भी मार डाल सकता है। अब इनके पैक हंटर्स होने के संबंध कलेक्टिव आइडियोलॉजीज पर चलने वाले रिजेंटफुल और वेंचफुल लोगों से भी है। वो लोग जिनकी ज़िंदगी में अपना कोई अर्थ नहीं है, वो ज़िंदगी को एक कलेक्टिव तरीके पर लेते हैं, एक ग्रुप आइडेंटिटी से चलते हैं और वैसे ही जीते हैं। और अगर उनकी कोई आइडियोलॉजी पर सवाल उठाता है तो वे तुरंत हिंसा पर उतर आते हैं। ये हाइनास उन्हीं का प्रतीक है। और फिर हमें थोड़ी देर में पता भी चल जाता है कि स्कार, जो कि इन्हीं के जैसा है, वो इनका राजा बन बैठा है। हमें काफ़ी सारी नाजी इमेजरी भी दिखने को मिलती है, लॉन्ग लिव द किंग जैसे स्लोगन सुनने को मिलते हैं। और एक टायरेनिकल स्टेट की स्प्राउटिंग इसी पॉइंट से हो रही है, ये भी समझ में आता है। खैर, हाइनास से बचाकर मुफासा सिम्बा और नाला को वापस लेकर आता है और मुफासा सिम्बा को समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर ज़्यादा नाराज़ नहीं होता। और ये एक बड़ी ही ज़रूरी बात है, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव फादर की तरह उसे डर तो लगता है कि उसका बेटा उसके सेट रूल्स और ऑर्डर के खिलाफ सिक्योरिटी और सेफ्टी के बॉर्डर्स के आगे कुछ करने चला गया। पर उसे ये भी पता है कि कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने के लिए, समझ जागृत करने के लिए, बोध जागृत करने के लिए आपको अनकॉन्शियस अननोन टेरिटरी में जाना ही पड़ता है। तो इसलिए अक्सर जो हमारी मिथोलॉजिकल हीरो स्टोरीज होती हैं, उनमें हीरो अक्सर रूल्स तोड़ता ही रहता है। तो रूल्स तोड़ना भी ज़रूरी है। इसलिए मुफासा समझाता तो है सिम्बा को, पर बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं होता। तो हम आगे देखते हैं कि स्कार सिम्बा की जुवेनाइल क्यूरियोसिटी का फ़ायदा उठा करके उसको घाटी में ले आता है। और स्कार शार्प है, दिमाग से तेज़ है, मलेवलेंटली ही सही पर इंटेलेक्चुअल है। और यही हम हर जगह देखते हैं। जो एडवर्सरी होता है, जो शैडो होता है, वो डम नहीं होता, वो शार्प होता है। चाहे बैटमैन का जोकर हो या फिर हमारी दुनिया में हिटलर हो या स्टालिन हो, ये दिमाग से तेज थे। तब स्कार सिम्बा को घाटी में भगदड़ में फंसा देता है और मुफासा को बुलाकर ले आता है। मुफासा एक आम पिता की तरह अपने बच्चे को बचाने के लिए भगदड़ में कूद पड़ता है।
और उसे बचाकर जब वो वापस चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है तो स्कार अपने पंजों से उसे वापस भगदड़ में धकेल देता है। और ये इस मूवी का शायद सबसे दुखद पर सबसे ज़रूरी सीन भी है, क्योंकि ये हमें ये बताता है कि चाहे हम जितने भी नोबल और काइंड और मोरल हो जाएं, अगर हमारे अनकॉन्शियस पर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो हमें नीचे गिरा देगा, और इस केस में तो शाब्दिक अर्थों में नीचे गिरा देगा। अब फिर भगदड़ खत्म होने के बाद सिम्बा नीचे आता है, वो मुफासा को देखता है, बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी वजह से उसके पिता की जान चली गई। तभी स्कार आता है और उस सिम्बा से कहता है कि तुम अपने परिवार को क्या बताओगी कि तुम्हारी वजह से उनके राजा की जान चली गई। तो सिम्बा से कहता है, रन सिम्बा, रन एंड डू नॉट रिटर्न। तो सिम्बा डर जाता है और भाग जाता है, और स्कार मुफासा के परिवार को बताता है कि मुफासा मर गया और सिम्बा गायब है। तो बड़े दुख के साथ अब उसे राज संभालना होगा, और मुफासा की तरह दिन में नहीं, वो रात में राज संभालता है। और ये क्रेसेंट मून उसी की मलेवलेंस का, वायलेंस का, छुपी हुई हिंसा और द्वेष का सूचक है। तो अब इसके आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। मुझे आपकी बातें सुनने का इंतज़ार रहेगा। खुदा हाफिज़।